क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन के बारे में। ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है या ब्रेन में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ये जो हमारी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन है, ये बेसिकली हमारे ब्रेन की प्रॉपर एक्टिविटी ना होने की वजह से ही हमारी कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ब्रेन है वो एक तरीके से हमारे कंप्यूटर की तरह काम करते, कंप्यूटर में सीपीयू की तरह काम करता है। अगर हमारा सीपीयू काम ना करे तो हमारा ना तो मॉनिटर काम करेगा, ना ही हमारा कीबोर्ड काम करेगा, ना ही हमारा माउस काम करेगा, ना ही हमारी कोई अदर डिवाइसेस काम करेंगे। वैसे ही हमारा ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन काम ना करे तो हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं, लाइक वॉकिंग या फिर आपका स्पीकिंग है, या फिर बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट्स हैं, कोई भी फंक्शंस आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वही हमारा इकलौता ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे बॉडी में 5 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सभी को पता है, हमारा आईज, हमारे नोज, हमारे ईयर्स, हमारे टंग और हमारी स्किन, हमारे 5 टाइप्स के ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से सेंस करते हैं, चीज़ों को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन क्या करता है, उन सेंसेस को रिसीव करके हमें ये बताता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। ठीक है, उस तरीके से हमारा क्या है, हमारा ब्रेन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन है, अगर हम अपने हाथों से, अपनी स्किन से किसी टेम्परेचर को, किसी ऐसी चीज़ को टच करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो क्या करता है, हमारी स्किन तुरंत उस सेंसेशन को रिसीव करके हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन क्या करता है, उन उन सेंसेस को रिसीव करके एक रिवर्स रिस्पॉन्स देता है, जो हमें ये बताता है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये या आपके लिए हार्मफुल है। तो जब हमने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को टच किया तो तुरंत हमें एक रिवर्स रिस्पॉन्स मिला कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे दूर हो जाओ, और आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से क्या कर लेते हो, तुरंत हटा लेते हो। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है आपका काम करता है। जब यही सेंसरी ऑर्गन्स या ये जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रही है, जो हमारे न्यूरॉन्स इन सेंसेस को रिसीव करके हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, जब यही काम करना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। जब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज कॉज होती हैं। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी इज अ सडन कंडीशन। ये हमारी एक अचानक से कॉज होने वाली एक कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। दैट कैन बी रैपिडली कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि एक तरीके से क्या कॉज करती है, आपके अनकॉन्शियसनेस को कॉज करती है, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाता है या पेशेंट की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल कोई काम नहीं करती है, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, कोई न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी नहीं होती है। इसके अलावा या तो आपको सीजर्स आपको दिखाई देते हैं, सीजर्स जो आपको फिट्स
दिखाई दे, तो झटके जो होते हैं, या फिर आपको एबनॉर्मल बिहेवियर चेंजेस आपको दिखाई देते हैं जब भी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, जिसमें हमारे लॉस ऑफ वाइटल फंक्शंस, हमारे जो वाइटल फंक्शंस हैं वो भी लॉस होने लगते हैं। लाइक हम फील नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टेस्ट को हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, स्वाद नहीं ले पाते किसी भी फूड का, या फिर हम सुन नहीं पाते हैं, या हम देख नहीं पाते हैं, या फिर हम स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपके पांचों ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। लाइक आपके ईयर जो है आपके साउंड को डिटेक्ट करना, प्रॉपरली डिटेक्ट करना कम कर देंगे, ठीक है। चीज़ें सुनाई नहीं देंगी, हमें सुनाई कम देने लगेगा, या फिर हमारे जो है हमें फील नहीं होगा, हम ठंडी या गर्म को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम, हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से हम जल भी सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से हमारे इफेक्ट ऑफ कोल्ड जैसी आपकी कंडीशंस भी कॉज हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस कॉज हो सकती है, ठीक है। या फिर हमारी जो टंग है वो हमारे टेस्ट हमारे जो फूड है, फूड का टेस्ट नहीं ले पाएगी। जैसे खाना जो भी हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें हम फील नहीं कर पाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते हैं। या फिर हमारी जो नोज़ है वो आपकी एक स्मेलिंग पावर को मेंटेन नहीं कर पाती, जो कि हमारे स्मेल्स को स्मेल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाती, जिसमें हमारा ब्रेन जो है उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से हमारे ये ऑर्गन्स जो है, हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है, हमारे वाइटल ऑर्गन जो है, सेंसरी ऑर्गन, इसके अलावा हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा it requires immediate first aid and medical treatment to the prevent permanent brain or nerve damage and death। अगर यहाँ पे हम जब भी हमारी अगर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशंस कॉज होती है, तो वहाँ पे हमें एक इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया एट द टाइम, इमीडिएटली हमने पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, वो हमारा परमानेंट ब्लॉक हो सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल आपको दिखाई दे सकती है। तो जब भी आपकी कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज कॉज हो, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत पेशेंट को एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इमीडिएटली देना है, जिससे कि उसका ब्रेन डैमेज ना हो सके, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है वो मेंटेन रहे, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज ना हो, ठीक है। अगर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रोक है, सीजर्स है, या कन्वल्जन्स हैं, या हेड इंजरी है, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या फिर कोमा है, या फिर आपके मेनिजाइटिस सॉरी, या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है जब भी आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज होंगी, ठीक है। स्ट्रोक मैंने आप लोगों को बताया था, आपको का इसमें रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन में और कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी कंडीशन में भी मैंने आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पर भी मैं स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी, सीजर्स बताऊंगी, एपिलेप्सी के बारे में बताऊंगी, आपके कन्वल्जन्स के बारे में बताऊंगी, और अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगी। पेशेंट बेहोश हो जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। मेनिजाइटिस क्या होता है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो बेसिकली देखो, स्ट्रोक क्या है, एक तरीके से ब्लॉकेज या फिर हमारे ब्लड वेसल्स का रैप्चर होना, या फिर ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रोक बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है जब इसमें कोई ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हमारी जो
ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती है और रैप्चर होकर के इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज करती है, या कभी-कभी समटाइम्स ये हमारे ट्रॉमास की वजह से भी आपकी ये स्ट्रोक की कंडीशन कॉज होती है, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपकी हेड और स्पाइनल ट्रॉमास आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट होता है और हम हेलमेट नहीं लगाते तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन में हमारी चोट लग जाती है तो उसकी वजह से हमारे हेड पे या फोरहेड पे जब कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज होते हैं। तो हेड इंजरी या फिर स्पाइनल ट्रॉमा भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी में क्या होता है, बेसिकली आपको इसमें फिट्स आते हैं एक रेगुलर रिदम में। जब आपको फिट्स आते हैं, झटके आते हैं, उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। इसको हिंदी में मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन इंजरी, जब भी ब्रेन में कोई इंजरी होती है उसकी वजह से भी हमारे कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंडीशंस कॉज होती हैं। या फिर आपको सीवियर पेन आता है, 102 के ऊपर हमारा जब फीवर चला जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटीज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस नहीं मेंटेन हो पाते हैं और कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिसमें हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते किसी भी चीज़ का, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा लो ब्लड शुगर लेवल, जब भी हमारा लो ब्लड शुगर लेवल होता है उसकी वजह से हमारा जो कैजुअलिटी होता है वो बेहोश हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे कई सारे अनहेल्दी कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा पॉइजन या फिर ड्रग ओवरडोजिंग की वजह से भी हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्रॉमा की वजह से या फिर आपकी ब्लीडिंग की वजह से भी आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी, आपका ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। तो ये सारी क्या है, एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज की जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस को कॉज करते हैं। लाइक जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस को कॉज करने वाले कॉजेज होते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं और हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। लाइक आपका स्ट्रोक और ब्लॉकेज। आपका जब स्ट्रोक आता है या फिर हमारे ब्लड वेसल्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं या फिर रैप्चर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज होती है। इसके अलावा हेड और स्पाइनल ट्रॉमा की वजह से भी आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन कॉज होता है। ठीक है। इसके अलावा एपिलेप्सी, अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसकी वजह से भी एक तरीके से हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन कॉज होती है। ब्रेन इंजरी की वजह से, हमारी जब भी ब्रेन में कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे ब्लड वेसल्स रैप्चर होने के चांसेस रहते हैं या फिर हमारे कोई क्लॉटिंग की चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपके कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा सीवियर फीवर, जब भी हमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है तो फीवर आने की वजह से भी हमारे कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा लो ब्लड शुगर लेवल, जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल लो होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा पॉइजनिंग और ड्रग ओवरडोजिंग, जब भी हम पॉइजन्स लेते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेते हैं या फिर किसी भी ड्रग का हम ओवरडोजिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम पे जो कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन ट्रॉमा या फिर ब्लीडिंग की वजह से भी आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हमारा कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जब भी ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंडीशंस कॉज होती हैं, तो आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन है या कोई अदर कंडीशंस हैं। तो उसके लिए हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे, जिसमें आपका सडन सीवियर हेडेक होगा, आपको बहुत ज़्यादा आपका सर दर्द होने लगेगा, अचानक से ही आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है। कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है पेशेंट को, जो भी पेशेंट है उसको कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है, वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है। जैसे उसने अभी कोई काम किया, यार मैंने अभी क्या काम किया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, ये मैंने अभी तो याद किया था, मैंने इसमें, मैं खाना बना रहा था, मैंने इसमें नमक डाला या नहीं डाला, यार अभी पापा मेरे क्या बोल करके मुझे चले गए, मुझे समझ में नहीं आया, क्या अभी टीचर ने पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया। तो वो एक तरीके से कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ये जब कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं, जब आपका ध्यान आपके किसी भी काम में नहीं लगता है, या फिर आप को कोई काम बता के गया, कोई चीज़ समझा के गया, लेकिन आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है कि वो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई, तो वो एक तरीके से क्या करता है, आपके एक तरीके से ये आपके एक सिम्टम्स होते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। इसके अलावा पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है, और इसके अलावा मेंटल स्टेटस आपका डिस्टर्ब होता है। जो आपका मेंटल स्टेटस है वो भी आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अल्टरनेटेड आपके जो मेंटल स्टेटस है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आपको दिखाई देती। इसके अलावा आपको सीजर्स दिखाई देते हैं, जब एक या दो या तीन फिट्स आते हैं, 2-3 फिट्स आते हैं आपको किसी ड्रग की ओवरडोजिंग लेने की वजह से, या फिर किसी फूड एलर्जीज की वजह से, या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग की वजह से, या फिर आपके शुगर लेवल डाउन होने की वजह से, जब आपको 2 से 3 फिट्स आपको दिखाई देते तो उसे हम सीजर्स बोलते हैं। तो सीजर्स कॉज होने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सीजर्स आपके टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा वीकनेस और पैरालिसिस, आपकी जब भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंडीशन कॉज होती हैं तो ये आपकी बॉडी में कई बहुत ज़्यादा वीकनेस को कॉज करता है और आपकी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है, स्पेशली ऑन वन साइड, स्पेशली आपके वन साइड आपके वीकनेस को आपकी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है, स्पेशली वन साइड आपकी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, हमें जब भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं तो ये हमारे स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज़ को कॉज करता है, बहुत ज़्यादा हमें बोलने में, बात करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग स्पीच, किसी की बात को समझने में, सुनने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ बैलेंसिंग, हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन किसी के साथ नहीं बना पाते हैं, किसी चीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, अपनी बॉडी का, अपने बॉडी के फंक्शंस का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है। इसके अलावा डिजीनेस या फिर एबनॉर्मल प्यूपल्स या विजन प्रॉब्लम्स, या फिर हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा विजन प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा ब्लरी आपको विजन दिखाई देने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई देता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा दिखाई देता है एकदम ब्लैंक एकदम काला दिखाई देने लगता है, या फिर आपकी जो प्यूपल्स जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल नहीं होती हैं। इसके अलावा समटाइम्स आपको वॉमिटिंग, और या फिर नेक आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी नेक जो है वो अकड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे एबनॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशंस भी आपको दिखाई देती हैं आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइन एंड सिम्टम जब भी दिखाई दे तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा अब जब भी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज होंगी, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कॉज होंगी, लाइक इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पेशेंट को रीअश्योर कराना है कि आप घबराओ नहीं, आप परेशान मत हो, हम आपको सेफ कर लेंगे। आपको उसको एकदम सफेद झूठ बोलना है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको उसको झूठी सांत्वना देनी, उसको एक सांत्वना देनी है, उसको रीअश्योर कराना है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। और उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे कि वो एक सेफ जगह पे है या नहीं है, उस चीज को हम देखेंगे। मेक श्योर द पेशेंट्स एंड री आर सेफ। हम ये मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट जो है हमारा सेफ है या नहीं है, एक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों को हम इंश्योर करेंगे। देन चेक रिस्पॉन्स, पेशेंट का हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उसके रिस्पॉन्सेस को चेक करेंगे। वही है आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को DRABC के बारे में बताया था कि आप सबसे पहले डेंजर को चेक करोगे, पेशेंट डेंजर में तो नहीं है। दूसरा आप क्या करोगे, आर फॉर मैंने बताया था रिस्पॉन्स चेक करोगे, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी आवाज लगाने से क्या वो रिएक्शन हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उन सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक हम उसे उसके का उसको उसका नाम लेकर के बुलाएंगे कि सूरज, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो, रोशनी क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, नहीं अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारी आवाज सुन करके रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम उसके शोल्डर्स पे, उसके चेस्ट पे, उसके थाइस पे टैपिंग करते हैं और जोर जोर से उसके कानों में चिल्लाते हैं, तभी वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इट मीन्स दैट कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें एक मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है इमीडिएटली। देन हम क्या करेंगे, जब हमें डेंजर हमने चेक किया, उसका रिस्पॉन्स चेक किया, जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम लोगों को शाउट फॉर हेल्प, हम लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बुलाएंगे, आइए हमारी मदद करिए, आइए हमारी मदद करिए, हमें हेल्प करिए। ठीक है, जिससे कि हम पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके, पेशेंट को हेल्प कर सके। ठीक है, देन हम उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर किया, देन हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक किया, चेक रिस्पॉन्स पर्सन का हमने रिस्पॉन्स चेक किया, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ये एक आपकी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है, मेडिकल सर्विसेज को बुलाना है और मेडिकल सर्विसेज को बुला करके हमें पेशेंट को जल्द से जल्द एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, देन अब हमने क्या किया, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर लिया, डेंजर चेक कर लिया, अब हम पेशेंट का ABC चेक करेंगे, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करेंगे। एयरवे हम सबसे पहले हम एयरवे को चेक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा एयरवे ओपन है या नहीं है। अगर इन केस अगर हमारा एयरवे ओपन नहीं है तो वहाँ पे हम एयरवे ओपन करने की जो हमारे मेथड है, जो टेक्निक्स है, उनका यूज करेंगे, जैसे कि आपके हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड का यूज करेंगे जिससे हमारा एयरवे ओपन हो जाए। दूसरा, ब्रीदिंग हम चेक करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करने के लिए लुक, लिसन और फील, इन तीनों चीजों का यूज करेंगे। पहले हम लुक मतलब देखेंगे उसके नोज या फिर चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम ब्रीद लेते हैं तो मूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, मूवमेंट होते हैं। दूसरा आपका, हम क्या करेंगे, इस साउंड सुनेंगे, लिसन मतलब सुनेंगे कि जब भी हम सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है सांस लेने की, तो हम उसे सुनने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं सुनाई देता है तो हम फील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 2 फिंगर्स को उस पेशेंट की नोज के नीचे रखेंगे और देखेंगे कि फील करेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ब्रीद नहीं ले रहा है
तो ब्रीद ब्रीद नॉर्मल है उसकी या फिर एबनॉर्मल है या ब्रीदिंग एब्सेंट है, तो वो सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। देन हम उसका पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम उसके ब्लड वेसल्स को हम चेक करेंगे। लाइक सबसे मोस्ट कॉमनली हम जो चेक करते हैं वो आपकी कैरोटिड आर्टरी है, जो कि आपके नेक रीजन में पाई जाती है, या फिर आपके रिस्ट में जो आपकी जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही है उससे भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर बच्चों में टेम्पोरल आर्टरी को भी हम टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके पल्स रे आपके ब्लड सर्कुलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक करते हैं, और इन तीनों चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं कि ये तीनों चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। इफ अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, पेशेंट अगर बेहोश है लेकिन उसकी ब्रीदिंग नहीं मिल रही है, ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है या ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, तो वहां पे क्या करेंगे, प्लेस द पर्सन इन रिकवरी पोजीशन। पहले तो हम पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन पे लेटाएंगे। देन कीप द मॉनिटरिंग, पेशेंट की ब्रीदिंग को मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट ब्रीद ले रहा है या नहीं ले रहा है, या कितने नॉर्मल ले रहा है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम ब्रीदिंग को मॉनिटर करने के बाद डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ फूड एंड वाटर, हम पेशेंट को किसी भी तरीके का फूड, किसी भी तरीके का वाटर या फिर किसी भी तरीके के लिक्विड सब्सटेंसेस या फिर हम किसी भी तरीके के पेशेंट को मेडिसिन उस टाइम पे रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके एयरवे को चोक कर सकती है, एयरवे को ब्लॉक कर सकती है। तो इस वजह से हम वहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ नो ब्रीदिंग नॉर्मली, अगर पेशेंट की ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं है तो कॉल एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज को तुरंत इमीडिएटली कॉल करना है और सीपीआर इमीडिएटली स्टार्ट करना है, इमीडिएटली पेशेंट को सीपीआर देना है। और जितनी जल्दी अगर आपके पास अवेलेबल है एईडी, तो हमें जल्दी से जल्दी एईडी को भी प्रोवाइड करना है। इन केस ऑफ सीजर्स, अगर पेशेंट को सीजर्स दिखाई दे रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द इंजरीज, पेशेंट को इंजरीज से बचाना है, फिजिकल इंजरीज कॉज ना हो। डू नॉट रिस्ट्रेन द मूवमेंट्स, हमें पेशेंट को मूवमेंट करने नहीं देना है। डू नॉट पुट द एनीथिंग इनटू द माउथ, हमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें माउथ में नहीं देनी है पेशेंट को। इसके अलावा आफ्टर सीजर्स के बाद प्लेस द पर्सन इन रिकवरी पोजीशन, पेशेंट को हम एक रिकवरी पोजीशन पे रखेंगे, पेशेंट को जिससे कि पेशेंट की रिकवरी हो सके। देन हम क्या करेंगे, इन इन सबसेप्टिक स्ट्रोक की कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हम बेसिकली एक एक मेथड रिकमेंड करते हैं जिसका नाम है फास्ट, जिसमें एफ का मतलब होता है फेस, जिसमें हमारा जब भी स्ट्रोक की कंडीशन कॉज होती है तो क्या होता है, हमारा फेस जो है वो वन साइड ड्रॉप हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी जब आपकी पैरालाइज्ड होती है तो वन साइडेड बॉडी आपकी ड्रॉप हो जाती है, झुक जाती है, एकदम लटक जाती है, झुलस जाती है, वैसे ही हमारा जो वन साइडेड फेस जो है वो ड्रॉप हो जाता है और हमारी आर्म्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज होती है। और टी फॉर टाइमिंग, एक एक तरीके से हमें पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए, प्रॉपर पेशेंट को हेल्प करने के लिए एक कॉमन सॉरी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली हमें पेशेंट को देना है। तो ये हम स्ट्रोक की कंडीशन में करते हैं। अब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हम इन सभी चीज़ों को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर जब भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज होती हैं, डिसऑर्डर कॉज होता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं। If neurological emergencies are not treated properly, they may cause many conditions. अगर हमने इमीडिएटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए
एक प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसीज को की तरह हमने पेशेंट को हैंडल नहीं किया, पेशेंट को एक प्रॉपर इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमारी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। लाइक परमानेंट ब्रेन डैमेज, हमारा ब्रेन जो है हमेशा के लिए परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, या हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, जिसमें हमारा पैरालिसिस कॉज हो सकता है, या लॉस ऑफ स्पीच, हमारी जो बोलने की जो पावर है वो लॉस हो जाती है, हमें बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मेमोरी इश्यूज होते हैं, जिसमें हमारे लॉस ऑफ मेमोरीज होने लगती हैं, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, हमें किसी भी चीज़ को हम याद नहीं रख पाते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट कोमा में चला जाता है समटाइम्स, या फिर कई सारे रेस्पिरेटरी फेल्योर कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये हमारे जो है कई सारे हमारे अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी कॉज करता है, जिसमें पेशेंट की डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कई सारे परमानेंट डिसेबिलिटीज़ को भी कॉज कर सकता है, जिसमें हमारी कई सारी डिसेबिलिटीज़ हमें दिखाई दे सकती है। कई सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं परमानेंट, जिसमें हमारे वो हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। बाकी हम इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट अगर अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल करे, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, तो पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट अगर स्मोक कोई भी हमें जो है कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए, स्मोक को अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वेयर हेलमेट, ऑलवेज हमें हेलमेट वेयर करना चाहिए, सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए जब भी हम ड्राइविंग करें। ठीक है, तो जब भी हम ड्राइविंग करें तो उस टाइम पे हमें हमेशा बाइक के टाइम पे हमें हमेशा हेलमेट लगा के रखना चाहिए, और अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना है। इसके अलावा इसके अलावा हमें हेड इंजरीज या फिर नीचे गिरने से हमें बचना है। टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेगुलरली, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर है और उसमें डॉक्टर ने कोई आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो आपको उन मेडिसिन को कंटिन्यूअसली आपको लेते रहना है, कोई भी डोजिंग्स आपको मिस नहीं करनी है। तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और मेंटेन करना है आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगी और कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं कॉज होंगे। इसके अलावा हमें तुरंत एक इमीडिएटली अटेंशन देनी है अगर पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी भी पर्सन में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें तुरंत पेशेंट को एक इमरजेंसी कंडीशन समझ करके पेशेंट को एक तुरंत के तुरंत हमें क्या करना है, एक मेडिकल अटेंशन देनी है। तो यही हमारी क्या है, कुछ प्रिकॉशंस है जिससे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। बाकी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन एक अचानक से कॉज होने वाली एक लाइफ थ्रेटनिंग का कंडीशन होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होती है, जिसमें हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम, ये सब डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमें एक इमीडिएट एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की, एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है इमीडिएटली, जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाएगा, हमारी डेथ को कॉज होने से बचाएगा। जब भी हमारी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, इमरजेंसीज कॉज होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट हमारा कॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या फिर उसको सीजर्स दिखाई देते हैं, या फिर उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, या फिर एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें हमें तुरंत का तुरंत उसके डीआरस एबीसी को असिस्ट करना होता है और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तुरंत का तुरंत बुला करके पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है। तो यही हमारा क्या है, मोस्ट कॉमनली हमारी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज आपको समझ में आई होंगी।
तब आज की क्लास फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक नई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन के बारे में बात करेंगे और उसके प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स सभी के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप आपकी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट कंडीशन के साथ। हाँ, आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप में से कोई भी बी फार्मा, डी फार्मा या एएनएम, जीएनएम या फिर बीएनवाईएस, डीएनवाईएस, डीएमएलटी, बीएमएलटी, सीएमएसईडी इन या सीसीएच इस तरीके के कोई भी कोर्स करना चाहता है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपको इन सारे कोर्सेज की प्रॉपर पूरी फुल इंफॉर्मेशंस दी जाएंगी, जिसमें आपको हर एक कोर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स बताई जाएंगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस बताई जाएंगी और आपकी ये आपको हेल्प की जाएगी कि आप कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या ये टेस्ट कर ये सारे कोर्सेज करना, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।